नमस्ते दोस्तों। आज के इस बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले और ऐतिहासिक रूप से सबसे अमीर राज्य उत्तर प्रदेश के भूगोल को डिकोड करने वाले हैं। हम अक्सर इतिहास के बारे में तो बहुत बातें करते हैं, राइट? लेकिन आज हम ये देखेंगे कि कैसे वहाँ का भूगोल, यानी वहाँ की जमीन, पहाड़ और नदियाँ असल में उस इतिहास की नींव रखते हैं। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर वाराणसी और पृथ्वी पर इंसानों का सबसे बड़ा जमावड़ा यानी कुंभ मेला, ये दोनों ही इसी राज्य में है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये सब कुछ मुख्य रूप से इस इलाके के एकदम अनोखे भूगोल और यहाँ बहने वाली शक्तिशाली नदियों की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। तो आज के इस सफर का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम 4 चीजों पर बात करेंगे। पहला, भूमि की भौतिक संरचना। दूसरा, क्षेत्र और संस्कृति। तीसरा, नदियों की जीवन रेखाएं। और चौथा, यहाँ का विविध वन्य जीवन। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, भूमि की भौतिक संरचना। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी जमीन और चट्टानें हैं जो इस विशाल राज्य का निर्माण करती हैं। अगर आप इस राज्य को ध्यान से देखें तो ये कोई एक जैसी समतल जमीन नहीं है। इसे मेनली 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एकदम उत्तर में है तलछटी चट्टानों वाली शिवालिक पहाड़ियां, फिर आता है भाबर और तराई का इलाका, उसके बाद शुरू होते हैं विशाल और उपजाऊ गंगा के मैदान, और एकदम दक्षिण में है पथरीला पठारी क्षेत्र। हर एक लेयर की अपनी एक अलग ही कहानी है। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प नेचुरल मैजिक देखने को मिलता है। भाबर और तराई के बीच का फर्क देखिए। भाबर एक पहाड़ी इलाका है, बड़ी बड़ी चट्टानों वाला। और पता है यहाँ क्या होता है? यहाँ बहने वाली नदियां अचानक जमीन के नीचे लिटरली गायब हो जाती हैं। और फिर आता है तराई क्षेत्र, जो थोड़ा निचला और दलदली है, जहां वही गायब हुई नदियां फिर से जमीन फाड़कर सतह पर वापस आ जाती हैं। है ना कमाल की बात? और अब ये नंबर याद रखिएगा, 3/4 यानी 3/4। इस पूरे राज्य का करीब 75% हिस्सा गंगा के विशाल और फर्टाइल मैदानों से ढका हुआ है। जलोढ़ मिट्टी से बना ये इलाका उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की असली रीढ़ है। यहीं पर सबसे ज्यादा गेहूं, चावल और गन्ने की खेती होती है। और सच कहूं तो इसी उपजाऊ जमीन ने इंसानों को हजारों साल पहले यहां बसने के लिए अपनी तरफ खींचा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे ही हम दक्षिण के पठारी इलाके में जाते हैं, खासतौर पे बुंदेलखंड में, तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। उपजाऊ मैदानों की जगह ले लेता है एक बेहद गर्म, उमस भरा और पथरीला इलाका। यहाँ खेती करना बहुत ही मुश्किल काम है, इसीलिए यहाँ पत्थर खदानों का काम ज्यादा होता है। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक टफ इलाका लोगों की जिंदगी और रोजगार को पूरी तरह बदल कर रख देता है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, क्षेत्र और सांस्कृतिक परिदृश्य। देखते हैं कि कैसे इन भू आकृतियों ने यहाँ की संस्कृति को आकार दिया है। क्या आपने कभी दोआब शब्द सुना है? इसका बहुत ही सीधा सा मतलब है 2 नदियों के बीच मौजूद बहुत ही उपजाऊ जमीन। स्पेशली गंगा और यमुना के बीच का जो इलाका है, उसकी उर्वरता यानी फर्टिलिटी इतनी ज्यादा है कि इसे भारतीय खेती का हार्टलैंड कहा जाता है। इसी जमीन ने सदियों तक करोड़ों लोगों का पेट भरा है। अगर हम कल्चर और लोकेलिटी के हिसाब से देखें तो राज्य को 4 मेन रीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है। पश्चिम में आपका गंगा यमुना दोआब है, थोड़ा उत्तर पश्चिम में रुहेलखंड के मैदान हैं, बीच में है अवध के मैदान जहां लखनऊ और अयोध्या जैसे शहर हैं, और एकदम पूर्व में है पूर्वांचल के मैदान। पश्चिम से लेकर पूर्व तक हर एक हिस्से की अपनी एक अलग और बहुत ही रिच हिस्ट्री है। और इस पूरे इलाके के कल्चरल वेट को समझने के लिए जरा इस पर गौर कीजिए। प्रयागराज में जो कुंभ मेला लगता है ना, वो हर 12 साल में होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक गैदरिंग है। वाराणसी, आगरा और प्रयागराज जैसे शहर इतने बड़े और ऐतिहासिक सिर्फ इसलिए बन पाए क्योंकि वो ठीक इन उपजाऊ मैदानों और नदियों के किनारे बसे हैं। यानी भूगोल ने ही इन शहरों की किस्मत लिखी है। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, द रिवर नेटवर्क सिस्टम। कुल 31 अलग अलग नदियां इस राज्य से होकर गुजरती हैं, जो इसकी असली लाइफलाइंस हैं। अब इतनी सारी नदियों को समझना है तो उन्हें उनके उद्गम यानी वो कहां से निकलती हैं उसके हिसाब से देखते हैं। कुछ हैं हिमालय से निकलने वाली बर्फानी नदियां जैसे गंगा और यमुना, कुछ मैदानों या तराई से निकलती हैं जैसे गोमती और वरुणा, और कुछ हैं जो विंध्य के दक्षिणी पठारों से आती हैं जैसे चंबल और सोन।
अलग अलग जगहों से आने वाला ये पानी इस पूरे नेटवर्क को कभी सूखने नहीं देता। एक और इंटरेस्टिंग नंबर देखिए, 1450 किलोमीटर्स। महान गंगा नदी की कुल लंबाई करीब 2525 किलोमीटर्स है, राइट? लेकिन उसमें से 1450 किलोमीटर्स का सफ़र वो सीधे उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर तय करती है। ये सिर्फ पानी नहीं है दोस्तों, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो उस राज्य के आधे से ज़्यादा हिस्से को जिंदा रखता है। लेकिन रुकिए, नदियां सिर्फ जीवन ही नहीं देती, उनका एक रौद्र रूप भी होता है जिसे बीहड़ कहते हैं। चंबल नदी जब अपने निचले इलाके में बहती है तो वो ढीली मिट्टी को इतनी तेजी से काटती है कि वहां गहरे और ऊबड़ खाबड़ गड्ढे बन जाते हैं। ये बीहड़ इतने खतरनाक और दुर्गम है कि वहां खेती करना या बसना इंसानों के लिए लगभग नामुमकिन है। अब एक बहुत ही मजेदार फैक्ट सुनिए। क्या आपको पता है कि वाराणसी शहर का नाम कैसे पड़ा? इसका नाम असल में दो नदियों के संगम से बना है, वरुणा नदी और अस्सी नदी। वरुणा और अस्सी मिलकर बने वाराणसी। ये छोटी सी बात हमें याद दिलाती है कि यहाँ की भाषा और पहचान में भी नदियाँ कितनी गहराई से घुली मिली हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 4, वन्यजीव और संरक्षित क्षेत्र। देखते हैं कि इस अनोखे भूगोल में किस तरह के जीव जंतु पनपते हैं। इन अलग अलग तरह के लैंडस्केप्स में कई बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन जोन्स मौजूद हैं। घने तराई जंगलों में आपको दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व मिलेंगे। नदियों के इलाके में चंबल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है और पठारी इलाके में कैमूर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। ये पूरा नेटवर्क दिखाता है कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा और कितनी अलग है। उदाहरण के लिए तराई इलाके में मौजूद दुधवा नेशनल पार्क को ही ले लीजिए। ये जगह बायोडाइवर्सिटी के मामले में सच में बेमिसाल है। ये दुर्लभ एक सींग वाले गैंडे के लिए एक बहुत ही सेफ घर है। और सबसे खास बात, ये उन बंगाल टाइगर्स के लिए एक बहुत ज़रूरी कॉरिडोर है जो भारत और नेपाल के जंगलों के बीच आज़ादी से घूमते हैं। और याद है, हमने अभी थोड़ी देर पहले चंबल के उन ऊबड़ खाबड़ बेहड़ों की बात की थी। वही खतरनाक इलाका चंबल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के रूप में गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियालों और इंडियन स्किमर जैसे पक्षियों के लिए एक एकदम परफेक्ट और सुरक्षित घर बन गया है। नेचर का बैलेंस देखिए, जो इलाका इंसानों के लिए मुश्किल है वो इन जीवों के लिए एक स्वर्ग है। तो इन सबको मिलाकर क्या तस्वीर बनती है? चलिए द कैनवस कंप्लीट करते हैं और इस चर्चा को समेटते हैं। अगर मैं एक लाइन में कहूं तो ये राज्य ट्रेडिशंस, भाषाओं और मान्यताओं का एक ऐसा मेल्टिंग पॉट है जो अपने विविध भूगोल के धागों से बुना हुआ है। भारत के एकदम बीच में होने की वजह से और यहाँ की नदियों की गहरी धार्मिक अहमियत की वजह से ही ये ज़मीन सदियों से साधुओं, विद्वानों और कलाकारों को अपनी ओर खींचती रही है। तो आज का ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ज़मीन की बनावट और बहती हुई नदियां ही ये तय करती हैं कि हमारे सबसे पुराने शहर और विश्वास कहाँ पनपेंगे, तो ज़रा सोचिए, आज जो हमारा पर्यावरण और क्लाइमेट इतनी तेज़ी से बदल रहा है, वो कल के हमारे सांस्कृतिक केंद्रों को कैसे नया आकार देगा। ये वाकई में सोचने वाली बात है। भूगोल और इंसानी सभ्यता के बीच का ये रिश्ता बहुत गहरा है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत